Namaste, children. 10th class, first language, lesson number 13. आपके पाठ्य पुस्तक रखते हैं, पेज नंबर 103. इसके ऊपर खुशबू रचते हैं हाथ. इसमें कवि अरुण कमल जी ने इस कविता के बारे में हमको समझाया है. उनकी रचना ये है कि सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है. ये किसकी और कैसी कारस्तानी है. जो सामाजिक विषमताएं जो होती है उसको बेनकाब करती है. सामाजिक विषमता यानी कठिनताएं. और जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि से कर रहा है उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है. देखिए, उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग हमारा जीवन खुशहाल बना रहा है, लेकिन वो अपना जीवन कैसे गंदगी में रहकर बिता रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं. ये विडंबना है. ये विडंबना यानी ये बैड लक कि जो हमको सब कुछ सुविधा दिलाता है, सुंदरता देता है, और वो खुद गंदगी में रहता है. खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता है. जो हमको जैसे एक उदाहरण बता रही हूं मैं आप लोगों को कि आप देखते हैं पौधा, फूल, गुलाब का फूल लीजिए. गुलाब के अगल बगल में कांटे होते हैं. कांटों से पूरा घिरा हुआ रहता है वो, लेकिन फिर भी हम लोग लेने के बाद वो हमको कांटा भरा जीवन नहीं देते, बल्कि खुशबू देते. तो कवि का माध्यम बताने का यही है कि जिन लोगों ने हमको खुशबू दी है, उनके हाथ, उनका जीवन क्यों गंदगी में बीतता है. स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित है. आखिर कब तक. हमको सब कुछ स्वस्थ, अच्छा सब कुछ देते हैं, लेकिन कवि का लक्ष्य यही है, कवि के विचार यही है, अपने कविता के माध्यम से वो रख रहे हैं कि उन लोगों के साथ इतना उपेक्षित व्यवहार क्यों है. क्यों नहीं उनको अपना अधिकार भी मिलता है. क्यों नहीं वो अच्छी जगह रह सकते हैं. आप और एक समय पर मुझे याद आया, मकान बनाने वाले कलाकार कितनी कलाकारी से अपना मकान बनाते हैं, और जिसमें हम लोग रहते हैं. और उन बनाने वालों को आप देखिए, वो एक छोटे से मामूली से झोपड़े में रह जाते हैं. तो कवि का कविता के अंदर यही प्रश्न है कि उन लोगों के साथ इतना उपेक्षित क्यों. आखिर कब तक उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा. तो कवि परिचय देखिए, इसमें आप लोगों को बताती हूँ. इसके रचनाकार है अरुण कमल. आपका जन्म 15/2/1954 यानी 15 फरवरी 1954 को हुआ. जन्म स्थान बिहार का नासरीगंज. पेशा का अर्थ है बिजनेस आपका, यानी आप क्या काम करते थे, क्या व्यापार था आपका. तो आप प्राध्यापक थे. पुरस्कृत आपको किन किन चीजों से पुरस्कृत हुए आप. साहित्य अकादमी सहित कई अन्य संस्थाओं से पुरस्कृत हुए आप. अभिरुचि यानी आपका लगाव, कविता, लेखन और हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य करना. अगर अंग्रेजी में कोई कविता आई, कोई पाठ आया, तो उसका अनुवाद हिंदी में करते थे. हिंदी में कोई है तो अंग्रेजी वाले के लिए वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे. यानी बहुत ही प्रखंड कवि और लेखक थे. आलोचनात्मक, मायाकोयस्की की आत्मकथा हिंदी में अनुदित की. मायाकोयस्की की आत्मकथा एक इंग्लिश में थी, जिसको आपने उस कहानी को पूरी हिंदी में अनुवाद किया, तथा वायसेज अंग्रेजी में अनुदित की.
वैसे अन्य भाषा में था, उसको अंग्रेजी में उन्होंने किया। आपकी लिखी हुई विशेषता कृतियां, इनकी कविताओं की कविता वस्तु स्वभावानुभव में, जनानुभव में, इनमें विविध जीवन क्षेत्रों का चित्रण, जीवन प्रसंगों को बड़ी सहजता एवं कुशलता से कविता में रूपांतर, नए बिंब खड़ी बोली के अनेक लय शब्दों का समावेश, बोलचाल की भाषा और भाषा में विविधता के दर्शन, और ऐसी सरल भाषा, बोलचाल की भाषा है ना सरल भाषा, जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से उस भाषा को सीख सकते हो। विविध भाषा, बोलचाल की भाषा और भाषा में विविधता के दर्शन, और अनेक तरह की बातों से, अनेक तरह के उदाहरण दे देकर छात्रों को, पढ़ने वालों को आप बहुत ही अच्छी तरह से कविता के भाव समझाते थे। ये आपकी विशेषता है। अब देखिए इसमें अंदर इस कवि परिचय के बाद में आप सुनिए, इसका भूमिका सुनिए। प्रस्तुत कविता खुशबू रचते हैं हाथ, सामाजिक विषमताओं को लेकर बेनकाब करती है, यानी सामाजिक परेशानियों को लेकर यह किसकी और कैसी कारस्तानी है ये पता नहीं चल रहा। वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी के जीवन में बसर रहा है। जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारे लिए हमारा जीवन खुशहाल बनाते हैं किसी भी रूप में, लेकिन अपना अपना जीवन गंदगी में बिता रहे। ऐसा क्यों? यही प्रश्न कवि अरुण कमल ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है! विडंबना है ना, परेशान, समझ में नहीं आता है। जिनके हाथों ने हमको जो खुशबू दी है, जो मकान दिया है, जो सब चीजें दी है, उन्हीं के खुशबू रचने वाले हाथों में उनके गंदे बंदीलकार जीवन में वो बिता रहे हैं। ये विडंबना क्यों? उनको भी क्यों नहीं वो अधिकार मिलता है? देखिए, उदाहरण के तौर पर आपको कई ऐसे उदाहरण आ जाते हैं समझने के लिए, इसमें नहीं है उसका वर्णन, लेकिन आपको ये बता रही कि विडंबना कैसी है। जैसे आप देखिए, किसान खेतों में अनाज उत्पन्न करता है, और जो मोटा खाना होता है वो खुद खाता है, और जो बारीक होता है जैसे अच्छे गेहूं, अच्छे चावल, वो हमको देता है। ग्वाला दूध बेचता है, लेकिन उसके बच्चे कभी दूध पीते नहीं है। ऐसी विडंबना क्यों? उनको भी वो क्यों नहीं मिलता? खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों? आखिर कब तक? यही विचार कवि ने अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने रखा है कि उनको क्यों इतना उपेक्षित, क्यों उनको इतना छोटा समझ रहे। ये बात उनकी सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी का क्यों का प्रश्न कविता के माध्यम से देखिए। उन कलाकारों को जो हमारे लिए क्या क्या चीजें बनाते, उनके बारे में बताया कवि ने। कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, कभी कभी लोगों को देखिए नालों में, गलियों के बीच, कूड़े करकट को ढेरों में, जहां पर बदबू आती है, वैसे वो लोग अपने हाथों से उन बदबू को, उस कचरों को हटाते हैं, गंदे नालों को साफ करते हैं, गलियों को सुंदर बनाते हैं। तो क्या वो अपने आप बन जाता है? उनके हाथ उसमें लगते हैं, यानी वो अपने हाथ गंदे करके हमको स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं। कितनी बड़ी महानता है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, और बदले में गंदगी को अपने हाथों में ले लेते हैं और हमको खुशबू देते हैं। इस प्रकार से कहाँ पर? गलियों के बीच में, नालों के बीच में, कूड़े करकट में, और जहाँ से बदबू पड़ती है, ऐसी जगह में वो लोग काम करके हमको सुंदरता
सुंदर वातावरण हमको देती है। पर ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन कवि का है। अब देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। उनके हाथों को कवि ने क्या कल्पना दी है, देखिए। उभरी नसों वाला हाथ, यानी उनकी नसें पूरी ऊपर, उभरी नसें यानी आप देखिए उनकी ये जो नसें है ना पूरी ऊपर आ जाती है। उभरी नसों वाले हाथ और घिसे नाखूनों वाला हाथ, नाखून भी पूरे घिस गए काम कर करके। हम काम नहीं करते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, उनके नाखून अपने आप ही घिस जाते हैं और सुंदरता नहीं रहती। हमारे नाखून में सुंदरता, नजाकत था, उसको हम पॉलिश करते हैं और कुछ लगाते हैं, ऐसे सुंदर बनाते हैं। लेकिन उनके बेचारे के नाखून भी ऐसे नहीं है, पूरे घिसे हुए, आड़े टेढ़े उसे, और उभरी नसें, पूरी हाथ की नसें पूरी ऊपर आ जाती है। और उनके पत्तों को, उनके हाथ को कवि ने क्या नाम दिया है, पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पीपल का पत्ता कभी आपने देखा होगा कितना बड़ा सा रहता है, और उसने उन लोगों के हाथों को किसकी उदाहरण दिया है, पीपल के पत्तों के नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। देखिए, जूही की डाल से, जूही एक फूल का नाम है, चंपा, चमेली, जूही। तो ये लोग ऐसे जूही की डाल से, इनको कवि ने, इनके हाथों को किसकी उपमा दी है, पीपल के पत्ते, जिसके पत्ते की पूजा होती है। पीपल का पेड़, जिसमें शायद क्या बोलते हैं, जब भगवान के, जहाँ पर उसकी पूजा, औरतें पूजा करती है पीपल के, उनके पेड़ पत्ते एकदम इस तरह से होके फिर ऊपर से तीखा होता है, उसको इंग्लिश में है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसकी तरह उपमा दी, और जूही की डाल से खुशबूदार। आज अगर वो अपने हाथों से उस गंदगी को नहीं हटाते तो क्या आपको खुशबू मिल सकती? तो उनके हाथों की ये महिमा है कि वो हमारे जगह को, बदबू को खुशबू में बदल देते हैं। इस तरह से कवि ने उन लोगों की, फिर भी उनके साथ उपेक्षित व्यवहार क्यों, ऐसा क्यों, यही बात कवि हमसे पूछते हैं। गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हाथ। फिर से मिलता है, हम थोड़ा सा हमारे हाथ में कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मसाज करवाते हैं, उसके ऊपर क्रीम लगवाते हैं। लेकिन इनके बेचारे गंदे कटे पिटे हाथ। अब कटे पिटे हाथ व्याकरण की दृष्टि से आपको, शायद मैंने आपको पहले बताया था कि युग्म शब्द है कटे पिटे शब्द, जो दो बार बोला जाता है, लेकिन एक कटा और एक पटा, अच्छा बुरा, वो उठना बैठना, ऐसे शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। जख्म यानी घाव, कहीं पर भी मार लगती है, पत्थरों में, कांटों में, हाँ, उस गंदगी में हाथ डालते हैं, जो कई पत्थर आते हैं, कहीं कांच चुभ जाता है, तो फटे हुए हाथ में पूरा उसका फटे हुए हाथ दिखते हैं। खुशबू पर फिर भी वो आपको क्या दे रहे हैं, उनकी खुद की हाथ कटे हुए है, खुद के हाथ जख्म से भरे हुए है, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं। इसीलिए खुशबू से रचते हाथ, यही इस गली में बनती है, गली मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। आप देखिए, जिसकी हम सुगंध लेते हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है, वही गंदे हाथ वाले बच्चे, जिसको हम बोलते हैं अरे तेरा हाथ कितना गंदा है, लेकिन वो हमको क्या दे रहा है, इतनी सुंदर सुंदर, यही इस गली में बनती है, कहीं पर रोड पर बैठकर, कहीं गली में बैठकर, एक कोने में बैठकर वो मोमबत्ती बनाते हैं। जब उस समय उस व्यक्ति को देखे, उस बच्चे को देखे, उस गरीब को देखे, तो हम बोलते हैं अरे कैसा है, कितना ही है, लेकिन उसी के हाथ की बनी हुई अगरबत्ती हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये खुशबू कौन दिया, हम उसी के हाथ दिए है ना, लेकिन वो हमारे से उपेक्षित है, हम उसको अधिकार, वो आके खुद स्वयं वो अगरबत्ती भगवान को चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वह हमारे समाज से उपेक्षित बना हुआ है। और यही क्वेश्चन कवि हमसे बता रहे हैं कि ऐसा क्यों, बनाई उन्होंने, लेकिन उनको चढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसके अंदर
वो जो पहले जो अगरबत्ती बनाने का जो मसाला रहता है, क्या डायरेक्ट लाके आप जला सकते हो? उसको बनाने की कला उन बच्चों में है। यही बात बताई। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां, ये सब अगरबत्तियों के जो अलग अलग तरह के उसकी खुशबू आती है, उसको बनाया। तो ये सब केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, क्या आप कर सकते हो? आप उसको अगरबत्ती की रचना कर सकते हो? आपके अंदर इतनी है क्षमता कि आप उसको अगरबत्ती का रूप दे सकते हो? पर ये इनके गंदे हाथों के द्वारा ही खुद गंदे होते हैं, लेकिन आपको क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। पूरी गंदगी से यहाँ वहां से समेट के लाकर ये अपने इनके हाथों के, आज अगर इनके हाथ काम नहीं करते तो आपके घरों के आसपास में कचरों का, बदबू का ढेर लग जाता और हम उनको ही उपेक्षित करते हैं, उनको ही मान नहीं देते, उनको ही सम्मान नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ कि फ्लावर जैसे गुलदस्ता, अरे गुलदस्ता बनाने वाला कौन है मालूम है आपको? यही गरीब लोग कहीं पर बैठकर वो फूलों को चुनकर वो गुलदस्ता बनाकर वो बेचता है, लेकिन आप उसको लेने के अधिकार होते हैं। अगर वही गुलदस्ता कोई बच्चा अगर आपको लाके दे दे तो आप उसके हाथ से वो गुलदस्ता बराबर नहीं लेंगे। तो यह चीज क्यों है? ऐसी उपेक्षिता क्यों हो रही है? बनाने वाला वही है, लेकिन हमारे पास ये भावना, ये हीन भावना, ये विषमता कब निकलेंगी? यही कवि इस कविता के माध्यम से पूछते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए यहाँ पर भी आपको इस किताब में आपके पाठ्यक्रम में कचरा भूनते हुए, काम करते हुए, हाँ, और भी जो अगरबत्तियां बनाते हुए छोटे छोटे बच्चे, औरतें किस प्रकार से काम कर रही है, लेकिन हम उनको अपना ये नहीं करते। अगर वो डायरेक्ट आकर हमको अगर ये अगरबत्ती दे दे, हम नहीं लेते। और जिसने बनाया, जिसने मेहनत की, उसको 1 पॉइंट मिलता है, और जिसने बेचा उसको 2 पॉइंट मिलता है। ऐसा क्यों? मतलब इस कहानी, इस कविता के माध्यम से कवि अरुण कुमार ने आप लोगों से यही विचार, आपके सामने यही समस्या रखी कि ऐसा उन लोगों को उनका किया हुआ मेहनत करना क्यों नहीं मिल रहा? गंदे में हाथ वो डालते हैं, उस चीजों को खुशबूदार वो बनाते हैं, लेकिन उसका उपभोग कोई और करता है। और अगर वही व्यक्ति हमको ला के दे दे तो हम उसका उपेक्षित बना करते हैं। ऐसा क्यों? बस उसी के बारे में अरुण कुमार ने हमें यह बात बताई कि हमें किस तरह से उनको अपना अधिकार बनाना मिलना चाहिए। और विविधता के दर्शन होते हैं, और कुशलता सहजता जीवन प्रसंगों में कविता के रूप में हमको उन लोगों के जीवन के बारे में कवि ने हमको समझाया है। अब देखिए इसमें आप लोगों के लिए कुछ व्याकरण की दृष्टि से बता रही हूँ मैं, बाद में प्रश्न उत्तर। पर्याय की दृष्टि से बेमेल शब्द बताता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्याय, उसमें आपको 3 शब्द, तीनों शब्दों में आपको पर्यायवाची शब्द दिया है, उसमें एक शब्द है जो उससे नहीं जुड़ता है, जिसके साथ उसकी जुड़ना नहीं है। तो वो शब्द क्या है? दुनिया, विश्व, संसार, प्रकृति, जग। अब इसका आंसर, इसमें 5 दिए गए शब्द, लेकिन 4 मिल रहे हैं, एक इससे सबसे अलग है, उसको हमें पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको रहेंगे और इसके बारे में भी आपको जाना। बेमेल शब्द का अर्थ है जो इसके साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि दुनिया का मीनिंग विश्व है, विश्व का अर्थ संसार है, संसार का अर्थ जग है, लेकिन जग का अर्थ प्रकृति नहीं। इसीलिए बेमेल शब्द कौन सा हो गया? प्रकृति। हाथ, कर, काया, हस्त, भुजा। अब देखिए इसमें आपको एक शब्द बेमेल दिया गया है, इसे समझना है। आज तो मैं समझाऊंगी, पर भविष्य में आपको
इसके बारे में समझ के लिखना है। हाथ, जिसको इंग्लिश में आप ओनली हैंड बोलते हैं, पर हिंदी में हाथ, कर, हस्त, भुजा। तो क्या अलग हो गया इसमें, बोलिए? काया। काया यानी क्या है? शरीर। ये इसका होता है, इसीलिए हमको इसको लिखना है। कमल, जलज, राजीव, नयन, पंकज, सब चार तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन एक उसके अंदर उससे साथ नहीं है, तो वो शब्दों को आपको पहचानना है। तो वो है आपका आंसर वहां पर नयन, क्योंकि जिसको आप इंग्लिश में लोटस बोलते हो, तो उसको हिंदी में कमल बोलते हैं, जलज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। तो नयन एक शब्द अलग हो गया, इसीलिए हमें उसको, इसी तरह से ऐसे कई शब्द अपोजिट वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे बदबू, बदबू का अपोजिट है खुशबू। ऐसे खुश, नाखुश, ऐसे बहुत सारे। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें, यानी व्याकरण को आपको पूरी तरह से समझना है, तो व्याकरण को समझते हुए आपको बताना है कि हमें किस तरह से शब्द के पीछे और आगे जुड़ने पर भी शब्द का मैं बता चुकी हूँ आपको। जो शब्द के आगे जुड़ता है वो क्या होता है? उपसर्ग। और उस शब्द का कोई ना कोई दूसरा शब्द विलोम शब्द होता है। और एक बात है, शब्द के सामने जुड़ा तो उपसर्ग, और शब्द के पीछे जुड़कर भी शब्द का रूप बदल जाता है, और वो रूप है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा है वो, तो भाववाचक संज्ञा में शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ता है, ता है, पन है, ईय है, इक है, आहट है, पन है, ये शब्द जुड़कर, जैसे अभी पन, बच्चा, बचपन, वो जैसा बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, स्वाधीन, स्वाधीनता, और राष्ट्र, राष्ट्रीय, ये प्रत्यय, ऐसे शब्द। इसका उपसर्ग में तो इतना ध्यान रखना है कि उपसर्ग जुड़ने के बाद उसका कोई ना कोई शब्द विलोम शब्द होता है। जैसे होनी एक शब्द है, अन्न सामने लगा दो, उपसर्ग हो गया, और अनहोनी, होनी का अपोजिट हो गया। जैसे सुगंध, सु इसमें उपसर्ग लगा है, तो सुगंध का अपोजिट हो गया दुर्गंध, उसमें दूर है। ऐसे शब्दों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण का विभाग को आप अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपकी समझ दिया हुआ वर्क आपको जो दी थी, उसके अलावा भी आप इसमें से ये क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिए कि सृजनात्मक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन आप जरूर लिखना, प्रशंसा का और सृजनात्मक, पेज नंबर 106 में सृजनात्मक क्वेश्चन जो दिया गया है, हस्तकला का संरक्षण और प्रशंसा का, उससे आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपके नोट्स में जरूर लिखेंगे। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन को तो मैं आपको बताऊंगी एक बार, आपका मॉडल पेपर भी इसी के साथ आज का आपका क्लास खत्म। आने वाला क्लास आपको अभी रहेगा, जिसमें आपके पाठ ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। अब लासा की और अनोखा उपाय, मेरे मेरे विचार से शायद 2 लेसन और आपको मेरे को समझाना है, और उसके बाद में आपको मैं मॉडल पेपर भी दूंगी। धन्यवाद चिल्ड्रन, अच्छी तरह से पढ़िए और अपने समस्याओं का समाधान भी करिए।
हम्म। यशु।